हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और हम पढ़ रहे थे कॉमिक्स 2000 पत्रिका। तो चलिए इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमिक्स 2000 पत्रिका पार्ट 2। अनोखा संसार। क्या चमगादड़ सचमुच अंधा होता है? आप क्या सोचते हैं, चमगादड़ अंधा होता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हैं। चमगादड़ अंधा नहीं होता। अन्य जानवरों के प्रति भांति यह पैदा तो अंधा ही होता है, पर 7-8 दिन में दृष्टि प्राप्त कर लेता है। चमगादड़ अंधा होता है, यह धारणा शायद इसलिए पड़ी है क्योंकि रात को ही बेतरबी से इधर उधर उड़ सकता है। दरअसल चमगादड़ एक निशाचर है, रात में शिकार पकड़ता है, लेकिन रात में देखने और शिकार पकड़ने के लिए उसके पास बिल्ली और उल्लू जैसी पैनी दृष्टि नहीं होती। आज रात में चमगादड़ अपनी गतिविधियां सोनार सिस्टम द्वारा नियंत्रित करते हैं। सोनार सिस्टम क्या है यह भी जान लीजिए। जब चमगादड़ होता है तो चींची की बहुत तेज ध्वनि निकलती है, इससे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। हवा में आगे बढ़ती हुई ध्वनि किसी राह के किसी अवरोध से टकराकर चमगादड़ के पास वापस आती है तो उसे अपना रास्ता चुनने और शिकार पकड़ने में सहायता होती है। यह प्रक्रिया इको लोकेशन कहलाती है। इस प्रकार चमगादड़ सोनार सिस्टम की मदद से रात को शिकार करता है और लोग इसे अंधा समझने की भूल कर बैठते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में एक बार चमगादड़ों को सेना द्वारा प्रशिक्षित किए जाने का प्रयास किया गया था ताकि वे दुश्मनों की इमारतों में पड़ी दरारों व छिद्रों में बम रख सकें, लेकिन योजना पर अमल से पहले युद्ध समाप्त हो गया था। और वैसे तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि चमगादड़ ने अब कैसे कोरोना वायरस का कहर ढाया था, वो भी इसकी वजह से। ऐसे बना हवा में उड़ने वाला गुब्बारा। नीले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों की भांति उड़ने में और सपने में शायद मानव को वायुयान के आविष्कार के लिए प्रेरित किया था और हवाई सफ़र प्रारंभ हुआ गर्म हवा के गुब्बारों से। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस प्रकार के गुब्बारे का आविष्कार संयोगवश हुआ था? हुआ हुआ यह कि फ्रांस का एक कागज निर्माता जैक्स की पत्नी ने अपना पेटीकोट धोया और उसे जल्दी सुखाने के लिए हल्की आग के कुछ ऊपर टांगा, और जैक्स ये सब देख रहा था। तभी अचानक गर्म हवा के दबाव से पेटीकोट ऊपर फूल गया और हवा में उड़ने लगा। बस फिर क्या था, जैक्स ने अपने भाई जोसेफ के साथ लिया और यही प्रयोग गुब्बारों पर करने लगा। उसने पहले गुब्बारे का व्यास 35 फीट था तो जो कपड़े का बना था उस पर कागज लगा था। गर्म हवा का स्रोत बना लकड़ी का कोयला जिसे एक बर्तन में रखकर उसे जलाया, और इस प्रकार दुनिया के पहले गर्म हवा के गुब्बारे ने जून 1783 में उड़ान भरी। इसे 3 महीने बाद उन्होंने एक बतख, मुर्गे और भेड़ को गुब्बारे की टोकरी में लगातार सफलता से आकाश में उड़ाया। यह उड़ान लगभग 8 मिनट चली और तीनों ही सकुशल नीचे उतरे। और अभी इस घटना को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि दोनों भाइयों ने एक भारी भरकम गुब्बारे के नीचे लकड़ी का पटरा बांधकर पेरिस के ऊपर स्वयं उड़ान भरी। वे लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर 25 मिनट तक हवा में रहे, और इस प्रकार महज एक संयोग से शुरू हुआ मानव का हवाई सफ़र। मकड़ी अपने जाले क्यों नहीं फंसती? क्या आपने कभी सोचा है मकड़ी कीट पतंगों को फंसाने के लिए जो जाले बुनती है उसमें खुद क्यों नहीं फंसती? है ना मज़ेदार प्रश्न। इसका उत्तर भी उतना ही मज़ेदार और वैज्ञानिक है। दरअसल मकड़ियाँ 2 तरह के ताना बानों में जाला बुनती हैं। इसमें एक प्रकार का ताना बाना चिपचिपा होता है, जबकि दूसरे प्रकार के ताने बाने में चिपचिपाहट जैसी कोई वस्तु या कोई पदार्थ नहीं होता। जो चिपचिपाहट वाला ताना बाना होता है वो कीट पतंगों को फंसाने का काम आता है। यही कारण है कि जब कोई कीट पतंगा उड़ता हुआ जाले से टकराता है तो बस यहीं होकर रह जाता है, और वह जितना उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें फंसता चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि स्वयं मकड़ियाँ अपने जाल में क्यों नहीं फंसती? उनका शरीर विज्ञान यह तो यहाँ उनका शरीर विज्ञान काम आता है। आप इसे गौर से देखें, मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और उस 8 पैरों के सिरों पर बहुत छोटे छोटे पंजे बने होते हैं। ये पंजे मकड़ियों को अपने जाल में न चिपकने वाले ताने बाने में आसानी से चलने बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि फिर भी कोई उनके पैर चिपकाने के ताने बाने फंस जाता है तो वह दूसरे पैरों की मदद से फंसे हुए पैरों को खींच निकालती है। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मछलियों के शरीर में एक प्रकार का तैलीय पदार्थ होता है जो उन्हें चिपकने से बचाता है। यह तथ्य भी अभी तक प्रमाणिक नहीं है। क्या रेगिस्तान में मछलियाँ पकड़ना संभव है? यदि आपको प्रश्न कह रहा है कि आपको उत्तर होगा नहीं। नदियाँ, तालाबों, झीलों में मछलियाँ पकड़ना सामान्य बात है, लेकिन रेगिस्तान में मछली पकड़ना दूर, पानी मिलना भी दूभर है। आपकी बातें सही हैं,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रेगिस्तान ऐसा भी है जहाँ मछली पकड़ने का शौक़ पूरा कर सकते हैं? यह रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे शुष्क खुश्क इलाका। यहाँ का पानी दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यहाँ जो लोग मछलियाँ पकड़ने का शौक़ बखूबी पूरा करते हैं। कैसे, आइए हम बताते हैं। आप यह तो जानते हैं कि समूची दुनिया में ज़मीन के नीचे पानी की अनगिनत धाराएँ बहती हैं, जो सहारा रेगिस्तान में भी हैं। सहारा के लोग अक्सर गहरे गड्ढे करके उनमें जलधाराओं को खोद निकालते हैं और फिर उनमें इत्मीनान से गड्ढों में कांटा डालकर बैठ जाते हैं। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन फिर भी उस भूमि का जलधारा में बहती हुई मछलियों का सारा लोगों के हाथ लग जाती हैं। और जब पास के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होती है, तब उसका पानी चट्टानों के बीच में रिसका सहारा रेगिस्तान की रेत की परतों के नीचे बहता हुआ धाराओं में जा मिलता है, और इस धारा के बहाव में कुछ मछलियाँ भी बह निकलती हैं। प्रकृति के इस करिश्मे से सहारा रेगिस्तान के लोग भी अपना मछली पकड़ने का शौक़ पूरा कर लेते हैं। फोर्स 2000 अगली कॉमिक्स। स्कॉर्प कार, कोबरा कार, साउंड कार, हाइड्रा कार। ये साधारण कारें नहीं हैं, बल्कि 21वीं सदी की शानदार कंप्यूटराइज्ड कारें हैं। इनमें से किसी से भी एक प्रकार की मशीन ही नहीं है। ये सवार के आदेश पर मानसिक तरंगों को कैच करके अपने आप सारा कार्य करती हैं। और इन चमत्कारी कारों के सवार हैं आकाश, अभय, रोहन, पायल। ये सब हैं 21वीं सदी के महान योद्धा, जो एक्शन में आते ही बन जाते हैं फोर्स 2000। प्यारे दोस्तों, यह कथानक आपके लिए एक चेतावनी है। यदि आज आप न संभले तो आपका आने वाला कल आपके लिए बहुत भयानक सिद्ध होगा, क्योंकि आप ही के बीच जन्म ले रहे हैं एक नई मानव जाति, जिसे कहते हैं रोबो मानव। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो पढ़कर देखिए हमारी यह नई सनसनीखेज फोर्स 2000 श्रृंखला। यह है 21वीं सदी, जहां मानव दो जातियों बढ़ चुका है। रोबो मानव, जिनका शरीर आधा हाड़ मांस व आधा लोहे का बना होने के कारण इनमें दया, ममता और प्यार की कोई भावना नहीं है। मानव जो आज भी अपने पूर्वजों के समान प्यार और भाईचारे की परिभाषा जानते हैं, जिनके दिलों में आज भी दया व ममता जिंदा है। 15 अगस्त 2047, खचाखच भरा स्टेडियम। आकाश, आकाश, टो 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 टो। टोटो से जीत नहीं पाएगा तू आकाश। टोटो आज बहुत गुस्से में है। सवेरे सवेरे अपनी बीवी से झगड़ कर आया हूँ मैं। मुक्केबाजी में आकाश का मुकाबला पूरी रोबो मानव जाति नहीं कर सकती। टोटो 21वीं सदी की बॉक्सिंग रिंग में नहीं, बल्कि आसमान से लड़ी जाती है। शर्त होती है कि विरोधी खिलाड़ी को रिंग में गिराने की। जो रिंग में गिर जाते हैं पराजित माना जाता है। हे भगवान, यदि आकाश हार गया तो मैं इस बोतल से अपना सिर फोड़ लूँगा। मेरा ये सॉलिड पंच तुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा आकाश। आकाश, आकाश है बेटे टोटो, कोई टमाटो कैप्सूल नहीं जिसे तू चट कर जाए। टमाटो कैप्सूल 21वीं सदी में टमाटर से बना कैप्सूल भोजन। टोटो, जिसके सीने में दया, ममता, प्रेम व खेल भावना का नामो निशान नहीं था, आज टोटो अपनी बीवी का सारा गुस्सा तुझ पर उतारेगा बेटे आकाश। तेरा दिमाग घूम गया बच्चे, उसे दुरुस्त करेगा मेरा सॉलिड पंच। आकाश का सॉलिड पंच खाकर तेरी से रिंग में गिरता चला गया टोटो। ओहो, मेरे लोहे के सारे दांत पेट में चले गए। सीधा रिंग में जाकर गिरा टोटो। धाड़ कमर दौड़ डाली रहे, और आकाश यह रोमांचकारी मुकाबला जीत गया। तूफान सा उठ खड़ा हो पूरे स्टेडियम में। हुर्रे आकाश, यू आर ग्रेट। टोटो जैसे रोबो मानव को पराजित कर तुमने इन महान मानवों की इज्जत रख ली आकाश। इधर पराजित टोटो ने रेफरी को चढ़ दिया एक झंझनाता पंच। टोटो अपनी हार की खुशी में तुझे इनाम देता है रेफरी के बच्चे। बेचारा रेफरी हवा में कलाबाजियाँ खाता हुआ सीधा स्टेडियम से बाहर कूड़ेदान में जा गिरा। मेरा क्या कसूर था? कौन जीता कौन हारा, और सजा मुझे मिली। वो ज्वालामुखी सी दहक रही थी टोटो की आंखें। तुझे ये जीत बहुत महंगी पड़ेगी आकाश, बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुझे। खून के आंसू रोएगा तू। उसी रात जब भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना चुका था, बचाओ, अंधेरे में भूत की तरह प्रकट हुआ टोटो। हा हा, कोई नहीं बचाएगा तुझे। अगर तू बच गई तो टोटो की को समूची रोबो जाति के सामने अपनी लोहे की नाक कटवानी पड़ेगी, और मुझे अपनी नाक बहुत प्यारी है। टोटो के शिकंजे में फंस गई वह अबला। टोटो अपनी हार का बदला तेरी जान लेकर चुकाएगा ब्यूटी गर्ल। गिड़गिड़ा उठी वह। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, किंतु जिस आकाश से तू प्यार करती है उसने मुझे मुक्केबाजी में पराजित कर डाला। अब अपनी पराजय का बदला तेरी जिंदगी छीन कर लूँगा। लड़की को लाश में बदल कर रात के अंधेरे में न जाने कहाँ गायब हो गया टोटो। अगले दिन सचमुच खून के आंसू रोई थी आकाश की आंखें। नहीं दीपा, नहीं, तुम अपने आकाश को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मर जाएगा आकाश। किसने किया तेरा ये हाल? बोल दीपा, बोल। उस हत्यारे का नाम मैं जानता हूँ आकाश। चौंक पड़ा आकाश।
आवाज़ के मालिक को देखकर। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इसका जवाब देने के लिए बहुत समय चाहिए और समय कम है। फिलहाल तो तुम्हें अपनी दीपा का हत्यारा चाहिए और उसका नाम पता तुम्हें मैं दूंगा। चलो। सस्पेंस का मारा आकाश उस अज्ञात शख्स के साथ पास चल पड़ा। न जाने कौन है ये, कैसे जानता है मेरी दीपा के हत्यारे का नाम। जूम। कुछ समय पश्चात कक्ष में। इससे मिलो, यह है रोहन, तुम्हारी तरह रो मानवों का सताया हुआ इंसान। इसे भी तलाश है अपने दुश्मन की। हेलो, मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त को पाकर खुशी हुई रोहन। और ये देखो, उन्हें साधारण कारें न समझना। दुश्मनों के खिलाफ आज से जो जंग शुरू होगी उसमें कदम कदम पर तुम्हारा साथ देंगी अनोखी कारें। किंतु कारें चाह रहे हैं और हम दो। मुझे अभी 2 सवारों की और तलाश करनी है, फिर तैयार होगी हमारी फोर्स 2000। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आकाश, तुम्हारी दीपा का हत्यारा कौन है। अज्ञात शख्स के मुंह से हत्यारे का नाम सुनकर चल पड़े दोनों जवान। टोटो, तुझे राख करके रख दूंगा मैं। जूम जूम। सिग्मा सिटी पर मौत बनकर मंडरा रही स्कॉर्पियो कोबरा कार। टोटो, कहाँ छुपा है तू? बाहर निकल। जूम जूम। टोटो, इस तरह बाहर नहीं निकलेगा आकाश, हमें सीधा सिग्मा सिटी पर अटैक कर देना चाहिए। किंतु आक्रमण करने से पहले ही इस इमारत से बाहर निकला टोटो। मैं ही बेवकूफ़ था जो तुझे जिंदा छोड़ दिया, पर क्या करूं, जब से मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है मुझे कोई अच्छी बात सूझती नहीं। खैर, अब सूझ गई है। धड़ाक। टोटो का घातक प्रहार। किंतु स्कॉर्प कार ऐसे ही कई घातक प्रहार सहन कर सकती है। बड़ी सफाई से एक और लहराती गई स्कॉर्प कार। तुझे मेरी दीपा की मौत का कर्ज चुकाना ही होगा टोटो। इधर रोहन की कोबरा कार से निकले कुछ त्रिभुजाकार छल्ले। तुझ जैसे शैतानों को खत्म करने की सौगंध खाई है रोहन ने। एक के बाद एक टोटो के चारों ओर लिपटते गए छल्ले। रुक जा रोहन, यह मेरा शिकार है। स्कॉर्पियो कार से निकली 2 भुजाओं ने जकड़ लिया टोटो को। तूने ठीक कहा आकाश, यह तेरा ही शिकार है। मुझे तो अभी अपने भाई के हत्यारे को ढूंढने में न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। मौत सामने दिखा। मिमिया उठा टोटो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी दीपा का खून नहीं किया। अब खून तो मैंने ही किया है, लेकिन झूठ बोलने में अपना क्या जाता है। ही। स्कॉर्प कार के स्कॉर्प कार के दोनों बलशाली पंजों ने 2 हिस्सों में बांट कर दिया टोटो का। और टोटो की मौत का खौफ नाक मंजर किसी और ने भी देखा था। आज मेरा सपना पूरा हुआ, यही तो चाहता था मैं। शायद 21वीं सदी में पहली बार किसी सामान्य मानव ने रोबो मानव को मारने का दुस्साहस किया था। रोबो मानव पर विजय सामान्य मानव के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। टोटो को मौत देकर वापस लौट आए आकाश व रोहन। कुछ समय पश्चात, वेल डन, आज तुमने रोबो मानव जूम जूम आज तुमने रोबो मानव को मारकर समूची मानव जाति का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन आप हैं कौन श्रीमान? हा हा हा। मेरा कोई नाम नहीं है, किंतु तुम मुझे समय कह सकते हो। समय? हाँ, समय, जिसने मानवों के पतन व रोबो के मानवों के उत्थान का एक एक क्षण देखा है। 20वीं सदी का एक मानव जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, कैसे इन रोबो मानवों को पराजित हो गया, यह सब इन आँखों से देखा है मैंने। कि कैसे हुआ ये सब, कैसे। बहुत लंबी कहानी है रोहन, फिर कभी सुनाऊंगा। फिलहाल तुम इनसे मिलो, हमारी फोर्स 2000 के जांबाज सिपाही, तुम्हारी तरह रोबो मानवों के सताए हुए इंसान। अभय, पायल। हेलो फ्रेंड्स। आहा, तो तुम बनोगे हाइड्रा व साउंड कार के सवार। अगले ही पल लहराकर तरंगों के बीच बदलता चला गया समय। फोर्स 2000, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं उपस्थित होता रहूँगा। इधर सिग्मा सिटी में मची हुई थी सनसनी। एक सामान्य मानव हमें रोमो मानव की हत्या कर गया। हमें शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अब खटारा बॉस को कौन समझाए कि हम रोमो मानवों के होने के कारण पानी में डूब कर मर भी तो नहीं सकते। हे। लेकिन आकाश व उसकी फाइटर फोर्स को छोड़ेंगे नहीं हम। प्यारे दोस्तों, 21वीं सदी में लिखे गए इस कथानक का प्रत्येक एपिसोड आपके लिए एक चेतावनी है। तो बस इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का और सैर कीजिए फोर्स 2000 के साथ 21वीं सदी की। लेकिन ध्यान रखना, कहीं आप अगला एपिसोड पढ़ने से चूक ना जाएं। समाप्त। इसके बाद अगली कॉमिक्स आती है, अति रहस्यमय कॉमिक्स, रहस्यमय प्रसारण। राघवन पेशेवर चोर था। एक हत्या के आरोप में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी और जेल की कोठरी से निकलकर उसे फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था। कुछ ही मिनटों में मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी कल्पना में वह घटनाएं उभर आईं जिनका शिकार होकर मौत उसका मुकद्दर बनी थी। और उस दिन वह एक साधारण बार में से विस्की पीने गया था। आज मोहिनी का जन्मदिन है और उसे उपहार देने के लिए मेरी जेब में पैसे नहीं है।
अचानक वह बूढ़ा बेरे से उलझ उलझ गया। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ का मालिक हूँ जिसका मूल्य करोड़ों रुपए में मिल सकता है। तुम्हें बहुत चढ़ गई है बूढ़े मियाँ, उठो। और बार के स्टाफ ने बूढ़े को बाहर निकाल दिया। तुम सब पछताओगे, एक दिन मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे, देख लेना। बूढ़े की बातों ने राघवन के कान खड़े कर दिए। हो सकता है बूढ़ा सच बोल रहा हो, उसके बाद कोई कीमती चीज़ हो। वह तुरंत उठकर बाहर की ओर लपका, और अब पिछले आधे घंटे से वह बूढ़े का पीछा कर रहा था। कहीं एकांत में मिले तो उससे पकड़कर पूछताछ करूं। ओह, तो वह अपने घर आ पहुंचा है। फिर कुछ देर बाद राघवन भी उसके घर में घुसने का निर्णय लिया। बूढ़े पर काबू पाना मुश्किल नहीं होगा। ओह, लगता है मैं किसी कबाड़ खाने में आ गया हूँ। तभी, कौन हो तुम? ओह। इधर बूढ़े ने चिल्लाने का मुंह खोला था और राघवन ने उस पर छलांग लाई। चोर, कड़प, चुप कर। बूढ़े को काबू करने के लिए उसने एक घूंसा जड़ दिया। आहा, घूंसा घातक सिद्ध हुआ। ओफ, यह तो मर गया। इसकी वह कीमती चीज़ लेकर मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। बूढ़े की जेबों सहित उसने पूरा कमरा छान मारा। ओह, यहाँ तो कोई कीमती चीज़ नहीं मिली। बूढ़ा नशे में शायद बकवास कर रहा था। अचानक उसकी नज़र कोने में रखे टीवी पर पड़ी। भागते भूत की लंगोटी समझ वह टीवी उठा लाया। यह टीवी मोहिनी को जन्मदिन का उपहार दे दूंगा, यही सोचते ही वह अपने घर पर पहुंच गया था। मोहिनी घर पर नहीं थी। सुबह वह नई साड़ी खरीदने को कह रही थी, वही लेने मार्केट गई होगी। समय बिताने के लिए उसने टीवी चालू कर दिया। अब हम आपको इंडोर स्टेडियम में बॉक्सिंग मुकाबले का सीधा प्रसारण दिखाने ले चलते हैं। यह मुकाबला दो विश्व विख्यात बॉक्सरों ग्रेट बुल और टॉम ब्लैक के बीच होगा। आए। राघवन बुरी तरह चौंका था। बॉक्सिंग मैच तो 5 बजे शुरू होना है, जबकि अभी 4 ही बजे हैं। स्क्रीन पर अब दोनों बॉक्सर नजर आ रहे थे। शायद किसी वजह से 1 घंटा पहले ही मुकाबला शुरू हो गया हो। ग्रेट बुल की जीत पर मैंने राजन से 1000 की शर्त लगा ली थी। ग्रेट बुल को ही जीतना चाहिए। जल्दी मुकाबला शुरू हो गया। शाबाश ग्रेट बुल। बाउट केवल 50 सेकंड चल रही थी और ग्रेट बुल ने अपना प्रतिद्वंदी को जबरदस्त पंच लगाया था। ढिशुम। आहा, टॉम ब्लैक नॉकआउट हो गया था। खुशी से चल गया राघवन। याहू, मैं शर्त जीत गया। 1000 रुपये जीत गया मैं। वह तुरंत ही राजन की घर आ धमका। ओए राजन, 1000 रुपये निकाल। ग्रेट बुल जीत गया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी तो बॉक्सिंग का मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ होगा। दिमाग तेरा खराब है लल्लू। मुकाबला 4 बजे शुरू हो गया था और ग्रेट बुल ने तेरे बॉक्सर को 50 सेकंड में नॉकआउट कर डाला। मैंने अपनी आंखों से टीवी पर देखा था। मैं नहीं मान सकता। राजन ने उठकर टीवी ऑन किया। अरे, इस पर तो चित्रहार चल रहा है, इसलिए कि बॉक्सिंग मैच खत्म हो चुका है। तभी गाना समाप्त हुआ और उद्घोषक का चेहरा दिखाई दिया। हम याद दिला दें कि 5 बजे ग्रेट बुल और टॉम ब्लैक के बीच होने वाला बॉक्सिंग मुकाबले का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए आपको इंडोर स्टेडियम ले चलेंगे। आए। क्यों बेटा, मुझे मूर्ख बनाकर 1000 रुपये ऐंठने आए थे? नहीं राजन, मैंने अपने घर में टीवी पर मुकाबला देखा है। और बकवास बंद कर और फूट यहाँ से। रात को बार में मिलेंगे। जो शर्त हारेगा रकम वही देगा। उफ, मैं ऐसे कैसे विश्वास दिलाऊं। घर के ओर जाते ही उसने इंडोर स्टेडियम फ़ोन किया। नहीं मिस्टर ग्रेट बुल और टॉम बैक का मुकाबला तो 5 बजे शुरू होगा। ओह नो, तो फिर मैंने टीवी पर मुकाबला कैसे देख लिया? उलझन में घिरा हुआ घर पहुंचा। मुकाबला 5 बजे शुरू होगा या नहीं, अभी पता चल जाएगा। वह बैठकर 5 बजने की प्रतीक्षा करने लगा। 5 बजे उसने टीवी ऑन किया और उसमें फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। कमाल है, यह मैच तो 6 बजे आना था, फिर 5 बजे क्यों आ रहा है? उसने अखबार उठाकर टीवी प्रोग्रामों की लिस्ट देखी, फिर टीवी को चैनल घुमाए। हे भगवान, ये क्या चक्कर है? हर प्रोग्राम अपने समय से 1 घंटा पहले दिखाया जा रहा है। कार ने मोहिनी को कुचल डाला था। मोहिनी! राघवन घबराहट में टीवी से टकरा गया। छनाक धड़ाक। मगर राघवन को उस समय टीवी की चिंता नहीं थी। मोहिनी अभी मरी नहीं है। दोस्तों, कॉमिक्स में कुछ कहानी बाकी है, अभी हम इसे पढ़ते हैं। हे भगवान, ये क्या चक्कर है? हर प्रोग्राम अपने समय से 1 घंटा पहले दिखाया जा रहा है। अचानक उसके मस्तिष्क में एक पटाखा सा छूटा था। उफ, यह तो सारा टीवी का कमाल है। बूढ़े का यह टीवी 1 घंटा बाद होने वाली घटनाएं प्रसारित कर रहा है, यानी यह टीवी भविष्य में घटने वाली घटनाएं दिखा रहा है। खुशी से नाचने लगा था वह। यही है उस बूढ़े की कीमती चीज़। इस टीवी पर भविष्य की घटनाएं देखकर और उनकी भविष्यवाणी करके मैं बहुत धन कमा सकता हूँ। याहू! और फिर टीवी का दूसरा चैनल घुमाया था। नमस्कार, इस नए प्रोग्राम द्वारा हम आपको घर बैठे शहर की सैर कराएंगे। आज हम आपको सुपर मार्केट में ले आए हैं। चलिए देखिए वहाँ की चहल पहल। स्क्रीन पर मार्केट के विभिन्न दृश्य उभरने लगे थे।
और दृश्य बदलते बदलते फिर स्क्रीन पर एक स्टोर का दृश्य उभरा। अरे ये तो मोहिनी है, मेरी पत्नी। मोहिनी अब फुटपाथ पर चली जा रही थी। मोहिनी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ मोहिनी। फिर अचानक यह दुर्घटना घट गई। धाड़! कार ने मोहिनी को कुचल डाला था। मोहिनी! धाड़! राघवन ने घबराहट में टीवी से टकरा गया था। छड़ाक छाड़ छाड़। मगर राघवन को उस समय टीवी की चिंता नहीं थी। मोहिनी अभी मरी नहीं है। इस टीवी ने 1 घंटा बाद घटने वाली घटना प्रसारित की है। 1 घंटा पूरे होने से पहले ही मैं मार्केट पहुंचकर मोहिनी को इस एक्सीडेंट से बचा लूंगा। सड़क पर आकर उसने टैक्सी या ऑटो ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई भी सवारी खाली नहीं थी। ओहो, मेरे पास समय नहीं है। कोई कार चुरानी होगी तभी सुपरमार्केट पहुंच सकता हूँ। जल्द ही वह कार में घुसने में सफल रहा। घर! अब मैं मोहिनी को बचा लूंगा। वहाँ से सुपरमार्केट पहुँचने में साधारणतः आधा घंटा लगता था, लेकिन एक सड़क पर गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। ओहो, आधा घंटा तो यहीं लग गया। ट्रैफिक से निकलने के बाद जब वह सुपरमार्केट के निकल पहुंचा, 1 घंटा होने ही वाला है। अरे मोहिनी आ रही है। अचानक कार के सामने आ गया था बच्चा। ओए! उसने तेजी से स्टीयरिंग को घुमाया और कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। और ठीक उसी जगह पर जहां मोहिनी, धाड़! यही दृश्य उसने टीवी पर देखा था। मोहिनी कार के नीचे कुचली जा चुकी थी और राघवन को अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वह चोरी की कार में सवार था और यही समझा गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा था और इसी अपराध की एवज में राघवन को फांसी दी गई थी। खट! भविष्य का हाल बताने वाला टीवी राघवन के लिए मौत का फंदा बन गया था। दोस्तों, इसे बोलते हैं टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। भविष्य में होने वाला कार एक्सीडेंट जो उसके द्वारा हुआ है वो उसने भूतकाल में देख लिया और फिर उसके द्वारा ही वह दोबारा से कार एक्सीडेंट हुआ। तो ये थी शानदार रहस्यमय प्रसारण कॉमिक्स। नेक्स्ट है पजल 2000। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं केला बंदरों का प्रिय भोजन है। सामने पर लटका केलों का गुच्छा देखकर इन महाशय के मुंह में भी पानी आ रहा है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि केलों तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए उन्हें अंकों से भरा ये जंजाल इस प्रकार पार करना है, उन्हें 3 गुणांकों से ना गुजरना पड़े। क्या आप इन केलों को तक पहुँचने में सबसे छोटी राह सुझा सकते हैं? अगर सुझा सकते हैं तो सुझाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, यह है मशहूर चित्रकार सावन गुप्ता। एक काबिल चित्रकार होने के साथ साथ जनाब एक नंबर के भुलक्कड़ भी हैं। अब देखिए ना, भूलवश इन्होंने इस चित्र में एक ही पात्र के 2 चेहरे बना दिए हैं। आप बता सकते हैं पात्र कौन है? आपको पता चले तो मुझे भी बता दीजिएगा। कॉमिक्स 2000 प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। ये प्रतियोगिता 15 जून 1996 तक पेन नंबर 63 पदे पजल 2000 प्रतियोगिता नंबर 1 के प्रवेश वाले कूपन में अवश्य प्राप्त हों। नीचे एक वर्ग के पास 6 जोड़े हैं। इन पासों को जोड़कर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि जोड़े के जाने पर चारों समस्त हॉरिजॉन्टल, चारों सीधी वर्टिकल व दोनों तिरछी डायगोनल पंक्तियों का योग 8 आए। कर सकें तो करिए। दोस्तों, कहते हैं कभी कभी ज़्यादा शरारती मुसीबत में डाल देती है। कुछ ऐसा ही शरारत आशीष के साथ भी हुआ। एक दिन वह अपनी पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गया। चिड़ियाघर में घूमते हुए उसने अपना भालू खिलौना हवा में उछाला था, लेकिन पिता ने उसे समझाना चाहा पर वह नहीं माना। अचानक एक बार उसने भालू हवा में उछाला तो वह खंभे से टकराकर मगरमच्छों के तालाब के बीच बने टापू पर गिर गया। अब आशीष उस टापू पर जाकर खिलौना वापस प्राप्त करना चाहता है, पर समस्या यह है कि टापू के दूरी किनारे से 11 फीट है, जबकि उसके पास वहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ लकड़ी के 2 फट्टे हैं जिनकी लंबाई 9 फीट व 10 फीट है। अब क्या आप आशीष को बता सकते हैं कि इन फट्टों की मदद से उस टापू तक कैसे पहुँचेगा? अगर आप बता सकते हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, कॉमिक्स 2000 का पार्ट 2 हम यहीं पे रोकते हैं और इस पत्रिका का पार्ट 3 जो फिनाले पार्ट है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये कैसी लग रही है कॉमिक्स 2000 पत्रिका, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।